हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मौर्य ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद नाजिम कैशर और मैं अपनी टीम के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मौर्य ग्रुप और साथ में समीक्षा क्लासेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बैनर तले हम आप लोग को हर कंपटीशन का एक बहुत अच्छा तैयारी कराएं ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें तो आसानी से क्रैक कर सकें उसको। जैसे अभी वैकेंसी जो आने वाली है वो जेटेट हो गए, टीचर के वैकेंसी में टीजीटी हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गए पीजीटी हो गए, इसके अलावा जेपीएससी क्लास हो गए, यूपीएससी हो गए, बैंक एसएससी, रेलवे, जेएसएससी और कई तरह के कॉम्पिटिशन आने वाले हैं। हम लोग इन सभी को ध्यान रखते हुए एक अच्छी कंटेंट के साथ, एक अच्छे क्लास कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम लोग प्रोवाइड कराएंगे क्लासेस वगैरह, मटेरियल्स वगैरह। तो आज मैं शुरू करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग तो क्लास में देखेंगे कि किस किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और मटेरियल तैयार करते जाएंगे आप लोग को हम ये। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं हिस्ट्री का बेसिक चीज़ें कुछ बताने जा रहा हूँ ताकि एक जो कई कंपटीशन में काम आ पाएंगे। तो मैं हिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूँ इसकी लेवल ये होगी कि ये जनरल कंपटीशन जो भी देते हैं आप, जैसे जेपीएससी हो गए, यूपीएससी हो गए, जेएसएससी हो गए, एसएससी हो गए और दूसरे कंपटीशन हो गए, टीचिंग लाइन में हो गए जिनका हिस्ट्री विषय है, तो इन सभी में ये काम आएगा। तो आज की टॉपिक हम हिस्ट्री का लेंगे, प्री हिस्ट्री लेंगे हम लोग, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग इसको। तो हिस्ट्री हम शुरू करने जा रहे हैं तो पहले एक डिवाइड कर दे चीज़ कि हिस्ट्री को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं और पढ़ने के तरीके क्या हैं, क्योंकि जब तक आप ये कंसेप्ट ना जानेंगे तब तक आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाएगी और सारे हिस्ट्री के जितने फैक्ट हैं, कंसेप्ट हैं, आप अपने पास नहीं रख पाएंगे इसको। तो एक कोडिंग बना लेना है इसके लिए और कोडिंग के साथ में आप करेंगे इसको। तो मैं कुछ लिखता हूँ बोर्ड पे और फिर आगे बढ़ता हूँ इसमें। ये तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि हिस्ट्री जब पढ़ते हम लोग हैं तो हिस्ट्री को हम लोग 3 सेक्शन में बांटते इसको हैं। पहला सेक्शन हमारा ये आता है कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास, आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। ये प्राचीन भारतीय इतिहास जो समय लेते हैं हम, तो ये समय जो है ठीक है बच्चे, हम शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास, जो इतिहास के डिवीजन करते हैं हम लोग हैं, उसमें पहला सेक्शन हमारा है प्राचीन भारतीय इतिहास। आपका ये प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास है। तो प्रारंभिक काल से इसका जो समय है, प्रारंभिक काल शुरू करते हैं और ये मोटा मोटी आपका 800 ईस्वी तक जाता है। ये है गुप्तों के अंत जब होती है, गुप्त काल के समय तक हम लोग बांटते हैं। इसी तरह से दूसरा सेक्शन इसका बांटते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ये जो है आपका 800 ईस्वी से लेकर के शुरू होता है 1707 ईस्वी तक हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के रूप में देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये डिवीजन जो करते हैं हम लोग हैं वो क्यों करते हैं और इसका क्या मैकेनिज्म है, इसको देखते हैं अभी ना। पहले एक और बात करते हैं हम लोग हैं। थर्ड सेक्शन हम लोग का है आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। इसमें देखेंगे हम लोग तो 1707 से लेकर के 1964 ईस्वी तक हम लोग देख पाते हैं। पहले आपका था 1947 तक था, लेकिन अब जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में आपको बढ़ा दिया गया है और बढ़ाने के पीछे फैक्ट भी बताएंगे आप लोग क्यों बढ़ाया गया इसको है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लें कि जो ये समय का डिवीजन किया गया है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के लिए, वो क्या बेसिस का है, इसे फोकस कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो पहला आता है प्रारंभिक काल से। प्रारंभिक काल का मतलब ये हुआ जब से मानव संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ, इतिहास का काउंट वहीं से करते हम लोग हैं, इसके बारे में चलेंगे हम लोग। और 800 ईस्वी तक, 800 ईस्वी का मतलब यह है कि भारत में अगर देखें हम तो गुप्तोत्तर काल के बाद जो डायनेस्टी थी भारत में, उनके अंत हो जाती है और उसके बाद इतिहास का हमारा एक नया इरा जो है शुरू होता है। लेकिन 800 ईस्वी तक देखेंगे अगर हम तो जो भी डायनेस्टी थी वो धर्म आधारित शासन प्रणाली थी या सारी व्यवस्थाएं थी जिसमें धर्म का ज़्यादा उसमें समावेश था, इसीलिए इसको हम लोग प्राचीन काल में रखते इसको है। दूसरा पार्ट आपका है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो 800 ईस्वी से शुरू होकर के 1707 तक जाता आपका है। तो मध्यकाल का जो कंसेप्ट है वो है आपका सामंती काल।
सामंती काल इसलिए है आपका क्योंकि हालांकि सामंत का शुरुआत जो है प्राचीन काल में शुरू हो गई थी, खासकर सातवाहन काल में ही देखने को मिलती है। गुप्त शासकों ने इसको और बढ़ाया और पुष्पभूति वंश के शासकों ने इसको और भी ज़्यादा विस्तार दिया, अधिकारियों तक इसका विस्तार किया। तो कमोबेश ये देखते हैं कि जिस की नींव प्राचीन काल में पड़ी सामंतवाद का, वो पूरे मध्यकाल में सामंतवादी सिस्टम हर क्षेत्रों में लागू हो जाती है। अब देखते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि भारत से दुनिया के और हिस्सों में, जैसे आपके यूरोपीय कंट्रीज हो गए, यूरोप हो गए, चीन हो गए, या जहाँ जहाँ सभ्यताएं मानव की थी, वो मध्यकाल हमारा सामंत काल ही कहलाता है। ये यानी सामंती व्यवस्था हर जगह कायम था। तो मध्यकाल का नाम लेने का मतलब है कि सामंती काल लेंगे नाम उसका हम लोग। तो पूरा मध्यकाल की पहचान आपका है सामंतवादी काल है ये। अब 1707 तक जो डेडलाइन लिया गया है वो है आपका औरंगजेब की मृत्यु आपका, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु को एक युग का अंत और एक नए युग का शुरुआत मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मुगल काल का शासक जो औरंगजेब है एक पावरफुल शासक था, एक बहुत बड़ा डायनेस्टी को अपना एक्वायर किया ये, लेकिन इसके डायनेस्टी में ही कई तरह के विद्रोह और विखंडन शुरुआत हो जाती है। अगर मान लीजिए कि औरंगजेब और जिंदा होता, 10 साल 20 साल कुछ भी रहता, तो ये मध्यकाल को और खींचता, क्योंकि इसके पास सेना बहुत बड़ी थी, ये बहुत साम्राज्य को बनाए रखने के प्रति निष्ठा थी इसकी। तो वो सिस्टम जो बना हुआ था मध्यकाल का, इसको और आगे ले जाते हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि जब इनकी मृत्यु हुई तो वो सिस्टम जो है बिखराव की ओर जाना शुरू किया, और इनके बाद यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आई थी वो सब पैर जमाना शुरू कर दिए और वो जो लोग हैं नए युग की शुरुआत किए। तो यहीं से हमारा आधुनिक युग की शुरुआत मानते हम लोग हैं। हालांकि अपने अपने दृष्टिकोण सभी के हैं, कुछ कुछ और दृष्टिकोण से रखे जाते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास का जो खंडन के क्लासिफाइड किया गया है वो औरंगजेब की मृत्यु को एक युग का अंत और नए युग का शुरुआत माना गया है। अब उसके बाद हम आते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में, तो 1964 तक लिए गए हैं, जबकि पहले आप देखे होंगे सिलेबस में कि 1947 तक था, यानी भारत को स्वतंत्रता मिली, एक नई युग की शुरुआत मान ली गई, अति आधुनिक काल में रखे जाते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक जो है आधुनिक इतिहास को बढ़ा दी जाती है, और इस तरह से सिलेबस में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, 1964 तक पढ़ते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो है अपने आप में एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत भी मानी जाती है उसके बाद ये। तो इनकी मृत्यु को ही आधुनिक इतिहास का डेडलाइन माना गया और रखा गया, और इस तरह देखते हैं हम कि इतिहास का ये रिविजन किया गया। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ से कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन कैसे करेंगे या स्टडी कैसे करते हैं, जब तक आप मैग्निम नहीं जानेंगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव तैयारी नहीं कर पाएंगे सही से, और डिस्क्रिप्टिव के लिए तो बहुत आवश्यक ही है कि आप मैग्निम जाने इसका ये। तो सबसे पहले हम आते हैं कि स्टडी का तरीका क्या होता है। तो एक आता है आपका क्षैतिज और एक उदग्र। तो एक आपका है क्षैतिज अध्ययन और एक होता है आपका उदग्र अध्ययन आपका। तो ये दो अध्ययन प्रणाली इतिहास की पढ़ने की है। ये क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और उदग्र वर्टिकल है क्या चीज। तो हम लोग जो है प्राचीन काल और दूसरा आपका है मध्यकाल, ये दो स्टडी जो आपका है ये पढ़ते हम लोग हैं, क्षैतिज अध्ययन करते इसका हम लोग हैं। और केवल आधुनिक आपका ये है आधुनिक इतिहास जो आपका है आधुनिक काल, इसकी तैयारी हम लोग उदग्र रूप में करते हैं, वर्टिकल रूप में करते हैं। समझे इसको और डेप्थ में जाकर कैसे है, क्या है देता हमको इस तरह की मेंटलिटी बनाने के पीछे क्या तर्क है और कैसे फायदा मिलता हम लोग को है। तो सबसे पहले देखो आप इसको कि प्राचीन काल जब पढ़ते हैं हम लोग हैं, तो जैसे एक सेक्शन में पढ़े हम लोग प्री हिस्ट्री पढ़े, तो प्री हिस्ट्री का टाइमिंग एक बना हुआ है आपका, क्या टाइमिंग बना हुआ है, तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और आगे जाते अगर आप हैं तो ताम्र पाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता हो गई उसी में आपके, इसके बाद आपका वैदिक कल्चर शुरू होती है। तो आप देखो कि जब प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो पूर्व पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक हम एक सेक्शन में इसको पढ़ लेते हैं, है ना। एक टाइम बॉन्ड के बीच में हम लोग पूरा जाते हैं इस तरह से, यानी उस टाइम बॉन्ड के बीच में हम उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल जितने भी चीज़ें हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी चीज़ें हैं वो सारे अध्ययन कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक हम आए,
तो वैदिक में जब आते हैं तो पूर्व ये वैदिक काल हो गया आपका और उत्तर वैदिक काल हो गया। तो दोनों कालों में देखें अगर हम तो वैदिक दोनों में हो गए। अब इस वैदिक को जब पढ़ेंगे हम एक टाइम बाउंड के तहत में हम 1500 BC से शुरू करेंगे तो 600 BC चले जाएंगे हम दोनों मिला के वैदिक काल को। तो अब इस 600 BC तक 1500 से लेकर के तो उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जितने चीज़ें हैं उनको हम पढ़ लेंगे उसको। तो ये एक क्षैतिज हुआ ना, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, इस तरह से लाइनिंग होती है, ये क्षैतिज अध्ययन कला है आपका ये। इसी तरह से आप आगे आएंगे तो मौर्य काल हो गए, गुप्त काल हो गए, मौर्यों से पहले पूर्व मौर्य काल हो गए। तो ये सब जितने भी है एक टाइम फिक्स लेंगे हम, इनिशियल टाइम, उसके फेस टाइम लेंगे और उस टाइम के अंदर जो है उनके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, आर्ट एंड क्राफ्ट, लिटरेचर जितने भी चीज़ें हैं अध्ययन करेंगे उसका हम। ऐसा कभी नहीं करेंगे हम कि हम जंप कर जाएंगे उसको। अगर मौर्य के पढ़ रहे हैं इकोनॉमी तो पूरे मौर्य की इकोनॉमी पढ़ते हैं, क्या बेहतरीन था, किस तरह से था। हम गुप्ता भी नहीं पढ़ते हैं, तुलना के लिए पढ़ेंगे अलग, लेकिन उसको हम स्टडी उसी करते हैं। तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल तैयारी कराते हैं, कहते हैं इसको हम लोग, क्षैतिज अध्ययन कहते हैं इसको है। तो इससे पढ़ने से फायदा ये होता है कि जब आप किसी टाइम बाउंड के तहत लेते हैं किसी डायनेस्टी को तो उस डायनेस्टी के सारे सेक्शन में काफ़ी तैयारी कीजिए और इसी तरह से फिर हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाइए। और यही मैकेनिज्म आपका जो है मेडावल में आती है। मेडावल में जैसे आपका पूर्व मध्यकाल हो गए, दिल्ली सल्तनत हो गए, मुगल हो गए, मराठे हो गए, आप जिसका भी पढ़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल ही पढ़ेंगे इसको, आप ये कभी भी वर्टिकल नहीं पढ़ेंगे इसको। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्टडी जो है करना होता है इनका। तो प्राचीन काल और मध्यकाल का स्टडी का तरीका क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल स्टडी तरीका हुआ आपका। तो ऐसे ही नोट्स बनाएं, ऐसे ही स्टडी करें और दिमाग में इसको बैठाएं कोडिंग को इसको। इसी तरह से उदर अध्ययन कहते हैं, हम आधुनिक काल को पढ़ते हैं इसमें। आधुनिक काल में क्या करते हैं आप हैं कि इसकी स्टडी जो हॉरिजॉन्टल कभी नहीं करते हैं, जब भी करते हैं हम लोग हैं तो वर्टिकल करते हैं हम लोग हैं। कैसे वर्टिकल करते हैं, तो वर्टिकल इस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते हैं। तो वर्टिकल लाइन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि विद्रोह पढ़ रहे हैं आप ये, तो ब्रिटिश के विरुद्ध जो है भारत में जितना विद्रोह हुआ, किसका विद्रोह हुआ, तो जनजातियों का हुआ, किसानों को हुआ, 1857 के विद्रोह हुआ, तो ये सब उनके खिलाफ में विद्रोह किए गए भारतीय द्वारा। तो वर्टिकल में क्या करेंगे कि विद्रोह जब हम शुरू करेंगे तो जितना भी विद्रोह है वो सारे विद्रोह हम लोग पढ़ लेंगे। ब्रिटिश के अगेंस्ट में भारतीयों द्वारा जो भी मूवमेंट किए गए वो सारे विद्रोह और रिवॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे इसको। तो आप देखो कि इसमें हॉरिजॉन्टल तो नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम बाउंड नहीं बांटे, एक सेक्शन चुने हम और उसको हम लास्ट में देखें इसमें, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरह से मान लीजिए कि प्रशासन पढ़ रहे हैं आप ये, तो ब्रिटिश प्रशासन जब पढ़ रहे हैं हम लोग तो प्रशासन में सारी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग इसमें। जैसे सामान्य प्रशासन क्या था, लैंड भूमि प्रशासन क्या था ब्रिटिश का, और प्रशासन क्षेत्र जितने भी हैं वो किस तरह से थे, एजुकेशन वगैरह पॉलिसी क्या थी, सारा कुछ देखेंगे। तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जितनी थी, जो जो सेक्शन है तो उसको हर देखेंगे। इसी तरह से आपका समाज सुधार आपका है, समाज सुधार आपके हैं, और तो समाज सुधार हो गए, धर्म सुधार हो गए, जो मोमेंट है आपके हैं। तो जितने भी मोमेंट हुए हैं भारत में समाज सुधार और धर्म सुधार क्षेत्र में, तो आप शुरू से जो है एक सीरीज में पढ़ते हैं आप उसको है। ऐसा नहीं कि कोई टाइम बाउंड बांध के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हम लोग। जब पढ़ते हैं टॉपिक लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि समाज सुधार में कैसे शुरुआत हुई, राजा राम मोहन ने कैसे किया, फिर कितने लोग आए, हर धर्म के जो पथ प्रदर्शक थे उस समय के आधुनिक काल में वो लोग कैसे शुरू किए। तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टडीज करते हैं हम लोग। संवैधानिक विकास पढ़ते हैं हम लोग, इवन कि आप गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ेंगे तो थ्रू आउटली पूरा पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से तैयारी करने से क्या होता है कि दिमाग में एक समीकरण बन जाएगा आपका ये, और कोडिंग बन जाएगी, और यही कोडिंग आपको याद रखने में आसानी देगा, आपको कहीं पर रिप्रेजेंट करना हो तो आसानी मिलेगी आपको। तो ये सब फायदे होते हैं पढ़ने के। तो ये आधुनिक काल को पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है। समझ गए हम लोग इस चीज़ को। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो हम लोग इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे और इसी के मुताबिक हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है बच्चे। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट में कि आधुनिक ये प्राचीन काल जब पढ़ते हम लोग हैं तो प्राचीन काल की शुरुआत कैसे करें हम लोग, कहाँ से करें और किस तरह से करें हम लोग। तो आप देखते हैं कि जनरली क्वेश्चन जो है हमारा प्राचीन प्री हिस्ट्री का अगर लेंगे हम तो इंडस से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा आता है, हड़प्पा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा आता है ये। तो एक आपका है ये
ब्रॉड वे में हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति आपका है ना। तो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा काल कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहेंगे इसको, संस्कृति नहीं है। हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो 2300 BC से लेकर के 1750 BC आपका है। तो आप देखो ये कि हड़प्पा सभ्यता जो है ज़्यादा क्वेश्चन का कवरेज हमारा प्री हिस्ट्री का पार्ट से यहाँ से आता है ये, लेकिन कई क्वेश्चन जो है इससे पहले के लिए आते हैं और थोड़े बहुत इसके बाद के लिए आते हैं ये। तो हड़प्पा के बाद हमारा जो है एक आपका है वैदिक सभ्यता आपका है ये। तो एक है आपका ये वैदिक सभ्यता, ये वैदिक संस्कृति कहेंगे इसको ना हम लोग, वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति की शुरुआत जो है आपका 1500 BC से 600 BC जो है इस कल्चर का रहा हमारा। अब देखें आप यहाँ से कि 1750 में ये युद्ध हो रही है और 1500 BC से शुरू हो रही है, तो इसके 250 साल और भी समय है ये। तो वो कौन सा काल था हमारा। और आप इधर आते हैं तो नवपाषाण काल, इससे पहले आपका है नवपाषाण काल आपका ये है। तो नवपाषाण काल का समय जो आपका है ये 3500 आपके लास्ट करते हैं, यानी कि शुरू हो जाती है कुछ कल्चर से BC में ये। और इधर आपका मोटामोटी 5000 BC से शुरुआत इसकी होती है ये। तो आप देखिए हालांकि कहीं पे 1000 तक चलाइए, लेकिन 3500 के बाद जो है धातु का प्रयोग शुरू हो जाता है, तांबे का प्रयोग, और कई बदलाव शुरू हो जाते हैं इसमें। तो आप देखो यहाँ से ये 3500 में शुरू जब हुआ हमारा लास्ट हुआ, तो अब जबकि वैदिक कल्चर हमारा ये हड़प्पा सभ्यता 2300 के लगभग शुरू हो रहा है। तो मोटा मोटी आपका ये जो समय है इसमें कौन सा काल रहा हमारा ये। तो हम देखते हैं जब तांबे का प्रयोग हुआ ये, तो ताम्रपाषाण काल कहते हैं इसको, ये ताम्रपाषाण काल कहते हैं, और इंग्लिश में चैल्कोलिथिक कल्चर या एज कहते हैं इसको है। तो ताम्रपाषाण काल की शुरुआत जो है नवपाषाण काल के बाद जस्ट हुआ आपका, जब धातु का प्रयोग मैंने शुरू किया, और जब यहाँ शुरू होती है तो ये आपका पूरा वैदिक तक यानी वैदिक की शुरुआत तक चला जाता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि ताम्रपाषाण काल के बीच में ही एक क्रांति की तरह हड़प्पा सभ्यता जन्म लेता है आपका ये एक पैरेलल रूप से ये। और ताम्रपाषाण काल इससे पहले भी रही और इसके बाद भी रही आपका समय तक ये। तो इस तरह से देखते हैं हम कि इतिहास का यहाँ पर इस तरह से आप ड्राफ्टिंग करके जब पढ़ेंगे इसको और इसकी तरह से मटेरियल तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, कहीं मिस नहीं होगा कोई क्वेश्चन आपका। अब थोड़ा सा हम आते हैं इधर बैक में कि नवपाषाण काल के पहले कौन सा काल रहा। तो यहाँ पर आपका यहाँ से हम टर्न करते हैं ना मध्यपाषाण काल, मध्य पाषाण काल आते हैं ये। और इससे भी बैक जाते हैं हम हैं तो यहाँ पर है पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। तो इस तरह से तो पूर्व पाषाण काल का जो समय है आपका ये प्रारंभ से लेकर के आपका 11000 BC तक या वर्ष पूर्व जो है यहाँ रहा। और मध्य पाषाण का समय जो है 11000 BC से लेकर के मोटा मोटी 5000 BC तक आपका रहा है। तो और बाकी नवपाषाण जो है 5000 से लेकर 3500 इस तरह से आगे रहा। ताम्रपाषाण काल शुरू हुई तो ये कंटिन्यू 1500 BC तक रहा आपका ये। इसी के बीच में हड़प्पा सभ्यता एक क्रांति की तरह उभरा और फलता फूला, और किसी वजह से जब इसका अंत हुआ तो यही कल्चर इसको रिप्रेजेंट करता रहा आगे। तो इस तरह से हम लोग इतिहास का हम देखते हैं कि पुनर्निर्माण करते हैं। तो अब इन चीज़ों को ध्यान रखें आप इसमें। पहला हम लोग जब पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल इस सेक्शन में, तो पूर्व पाषाण काल के भी 3 चरण हो जाते हैं। एक है आपका निम्न पूर्व पाषाण काल, एक है मध्य पूर्व पाषाण काल और एक है उच्च पूर्व पाषाण काल। ये 3 सेक्शन इसके हैं। और ये औजार जो उपकरण बनते थे उस उपकरण की क्वालिटी और टेक्निक के मुताबिक जो है बांटा गया इसको। इसके बाद जो है आपका मध्य पाषाण काल है, तो यहाँ भी देखते हैं हम हैं कि मध्य पाषाण काल में औजार के उपकरण जो निर्माण है उसकी टेक्निक बदल जाते हैं, उसके मुताबिक बांटा गया है। और फिर इसके बाद नवपाषाण काल जो आपका है इसकी टेक्निक और कई चीज़ें अलग थी, जैसे कृषि शुरू हो गए और सभ्यता कई चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो इनका एक अलग सिस्टम रहा आपका ये। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरे हिस्ट्री का जो प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये प्री हिस्ट्री में आपका पूर्व पाषाण काल से लेकर के और हड़प्पा सभ्यता यानी ताम्रपाषाण काल तक ये पूरा पढ़ना चाहिए। और ये एक सेक्शन में रख करके हम लोग इसको पढ़ें
और इसी के अंदर में कई सेक्शन है और कई मैकेनिज्म है, उसको देखना होता है इसलिए। अब हम पूर्व पाषाण काल जब देखते हैं तो यहाँ भी 3 सेक्शन बटे हैं आपके। एक आपका है निम्न पूर्व पाषाण काल, एक है मध्य पूर्व पाषाण काल और एक है आपका उच्च पूर्व पाषाण काल। तो उसमें औजार के कुछ निर्माण के तरीके अलग अलग हैं और इस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसके बाद थोड़ा देखिए ये चीज़ कि इतिहास का जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो कहाँ से माने हम लोग इसको, किस काल से माने। तो काल तो देखिए कि पूर्व पाषाण काल है, लेकिन कोई डेडलाइन इसका है, कहाँ से माने, किस जगह से माने हम इसमें। तो हम पाते हैं कि मानव की जो प्रजातियां हैं वहाँ से ट्रेसिंग मिलेगी हमें कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई हमारा, किस जगह से हुई। तो हम पाते हैं कि इतिहास है क्या चीज़ हमारा। तो इतिहास की परिभाषा देने के लिए एक ये परंपरागत परिभाषा ये रहा था पहले कि जो घटनाएं बीत चुकी हैं या जो तथ्य बीत चुका है उसको इतिहास में रखते हम लोग हैं। लेकिन अब नई परिभाषाएं इसकी बदल चुकी हैं। अब ये कहा जाता है कि बीती हुई घटनाएं और उनका अध्ययन, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम लोग हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास पूरा है क्या चीज़ हमारा। तो इतिहास ये है कि मानव संस्कृति के अध्ययन और उसका तुलनात्मक अध्ययन खास करके ये इतिहास कहलाता है। अब इतिहास में हम लोग ये पढ़े कि मानव संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन हमारा इतिहास कहलाता है। ये तो मानव संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन, संस्कृति है क्या चीज़ हमारा। तो मनुष्य अपने सुविधा के लिए जिन चीज़ों का भी आविष्कार किया, खोज किया, वो संस्कृति है। तो इसके मतलब संस्कृति का विकास जहाँ से हुआ, इतिहास का शुरुआत हमारा वहीं से हुआ। तो मनुष्य ने सबसे पहले अपनी सुविधा के लिए क्या तैयार किया, तो वहीं से इतिहास मानेंगे इसको हम लोग। तो मनुष्य अपनी सुविधा के लिए सबसे पहला काम ये किया कि जो पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, शिकार करने के लिए उसको औजार के रूप में प्रयोग किया और बाद में उसको बदलाव कुछ करके उसको नुकीला बनाया, थोड़ा सा धारदार बनाया ताकि शिकार कर सके, चमड़े कुछ खींच सके, मांस काट सके और अपनी सुविधा के मुताबिक उसको यूज कर सके। इसका मतलब है कि मनुष्य जो है पत्थरों का उपकरण के रूप में प्रयोग किया और फिर उसको काट छाट करके औजार बनाए। तो यहीं से हमारी संस्कृति की शुरुआत हुआ, उपकरण के निर्माण से, और यहीं से हमारा इतिहास की शुरुआत हुआ। तो हम पाते हैं कि अभी जो हम लोग मनुष्य हैं, ये हम लोग होमोसेपियंस सेपियंस कराते हैं ये प्रजातीय रूप से। और जो इतिहास का पत्थर के पहला औजार प्रयोग किया था वो कौन सा मनुष्य था, तो वो लोग था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस मनुष्य थे उस समय। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो जीवाश्म है मनुष्य का जो पूर्वज था, वहाँ से इतिहास की शुरुआत हुई और उसके फिजिक भी चेंज होते गए समय के साथ में और उपकरण के निर्माण के तरीके बदलते गए और जो सुविधाएं मूलभूत होती हैं उसमें बढ़ावा देखने को मिलती है और इस तरह से विविधताएं बढ़ती जाती है। तो इतिहास की शुरुआत हम मनुष्य की प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मानेंगे और इतिहास के वो सामान जो पत्थर के औजार हैं उससे हमारे इतिहास की शुरुआत होती है। तो इस तरह से हम लोग देखें। तो मैं बच्चे अब इसी क्लास लास्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसको आगे से और देखेंगे हम कि किस तरह से मनुष्य की प्रजातियाँ आगे बढ़ती हैं और फिर उसके बाद किस काल में मनुष्य जो है कैसे कैसे पत्थर के उपकरण बनाए और क्या क्या उसकी क्वालिटी थी और समय के साथ किस तरह से मैकेनिज्म हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा आपका प्री हिस्ट्री का सेक्शन पूरा करें हम लोग और इसमें आगे बढ़ते जाए हम लोग। ये थैंक्स। ओके।